हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन क्लास अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने क्या बोला था कि पहले हम क्या करेंगे, सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करेंगे। सीटेट के सिलेबस में जितना भी आपका साइंस का सिलेबस दिया है उसकी पहले थ्योरी क्लासेस करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, तो आज से हमारी थ्योरी क्लासेस की सीरीज स्टार्ट हो गई है। आज का हमारी जो पहली क्लास है वो भोजन यानी फूड टॉपिक, जो पहला ही टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, फूड टॉपिक को आज एक सिंगल क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब फूड में भोजन में क्या आ जाएंगे, भोजन भोजन के जो भी पोषक तत्व होते हैं यानी फूड जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सभी चीज़ों को आज हम एक सिंगल क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। भले ही क्लास क्या रहे, थोड़ी लंबी रहे, थोड़ी बड़ी रहे, क्योंकि हमको 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में आपकी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करनी है। उसके बाद 7 से 8 दिन हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। भले ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेके आएँ और ज़्यादा टाइम के लिए यानी थोड़ी बड़ी क्लास लेके आएँ, पर हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस 7 से 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम संभावित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। इसी में एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें आपकी सारी थ्योरी क्लासेस रखी जाएंगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएंगी वो भी इसी प्लेलिस्ट में डाली जाएंगी। तो अगर आप एक सिंगल प्लेलिस्ट, लगभग 40 से 45 क्लास की ये प्लेलिस्ट रहेगी, अगर आप इतना भी कंप्लीट करके चले जाते हैं ना, एक बार जस्ट वीडियो को वॉच करके चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, तो आपका सीटेट पेपर 2, आपका साइंस में आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छा पेपर आपका जाने वाला है। तो ये क्लासेस, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, ज़्यादा टाइम है नहीं, फिर भी 1 महीने में हम अपनी साइंस की अच्छी तैयारी, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल की तैयारी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की हमारी पहली क्लास रहने वाली है फूड यानी भोजन के बारे में। ठीक है, तो हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, भोजन लेते क्यों हैं? तो फूड वह पोषक पदार्थ है, वह न्यूट्रिएंट्स होता है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि करने के लिए, शारीरिक कार्य करने के लिए, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, मरम्मत करने के लिए। मरम्मत से आप क्या समझते हैं, जैसे कोई भी चोट लग गई ना, तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको कवर करने के लिए, जितनी भी जीवन की क्रियाएं होती हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटी होती हैं, उन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या करा जाता है, फूड यानी भोजन को ग्रहण किया जाता है। अब जितने भी जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती ही है। अब भोजन से हमें मिलता क्या क्या है, फूड से हमें मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है और खनिज लवण हमको मिलता है। और इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे भी। प्रोटीन को पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, फैट को पढ़ेंगे और विटामिन को पढ़ेंगे और खनिज लवण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे जो, अगर ऑल ओवर अगर बॉडी डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, वृद्धि करना है, यानी अगर हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है, ठीक है, अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए बॉडी की, तो फूड क्या होता है, ज़रूरी होता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी, अच्छी हेल्थ के लिए भी फूड क्या होता है, ज़रूरी होता है। और इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक, अब देखिए भोजन के स्रोत क्या क्या होते हैं, फूड के क्या क्या स्रोत हैं। तो भोजन के मेनली दो ही स्रोत होते हैं, या तो पौधे होंगे या तो जंतु होंगे। अब ये नहीं बोलने लग जाएगा भोजन के स्रोत क्या है, आलू गाजर टमाटर, है ना, वो तो अलग है। अब पर देखिए, जो भी फूड है, जो भी भोजन है, भोजन या तो जंतु से मिलेगा, जैसे मीट वगैरह, या दूध है, मिल्क है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं ये जंतु से मिलेंगे। और जितनी भी हरी भरी सब्जियां हैं, फल है, फ्रूट है, ये सब किससे मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे। तो यानी फूड के मेनली दो ही स्रोत है ना, दो ही सोर्स है, या तो पौधे से हमको भोजन मिलेगा या तो जंतुओं से भोजन मिलेगा। ठीक है, तो अब इनसे कौन कौन से भोजन मिलते हैं, कौन कौन से भोज्य पदार्थ मिलते हैं, हम इनको देखते हैं।
तो देखिए, जो फसली पौधे होते हैं यानी फसल वाले पौधे होते हैं, इनसे हमको कौन-कौन से पोषक पदार्थ मिलते हैं, भोज्य पदार्थ मिलते हैं। अनाज, अनाज में क्या आ जाएगा? चावल है, गेहूँ है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये किसमें आ जाएगा? अनाज में। दलहन में क्या आएगा? चना, मटर, अरहर, मसूर, मूँग, ये सब किसमें आ जाएँगे? दलहन में। ठीक है? इसको आप ईज़िली नहीं लीजिएगा कि अरे चना, मटर, अरहर, मसूर, ये तो हम भी देखे हैं, हम भी पढ़े हैं। इसको ऐसे ईज़िली नहीं लीजिएगा। इसके एज़ इट इज़ टर्म, क्योंकि ये एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसके एज़ इट इज़ टर्म आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब तिलहन में क्या आएगा? तिलहन यानी क्या होता है? जो पदार्थ मतलब जो बीज क्या करते हैं? तेल का उत्पादन करते हैं। ठीक है? तो तिलहन में क्या आ जाएगा? सरसों आ जाएगा, मूँगफली, सूर्यमुखी, तिल, ये जितने भी सीड होते हैं, इनसे तेल निकाला जाता है, तेल का उत्पादन करते हैं। ठीक है? और शुगर फसल कौन-सी होते हैं? ये गन्ना और चुकंदर, ये क्या होते हैं? शर्करा फसल होती हैं। बागवानी फसल कौन-सी होती हैं? चाय और कॉफ़ी। और सब्जी वाली फसल कौन-सी होती हैं? तो सब्जी वाली फसल में आ जाएगा आपका आलू, परवल, कद्दू, टमाटर, गोभी, मूली, प्याज, ये सब क्या होते हैं? आपके सब्जी वाले फसल होते हैं। अब मसाले वाले फसल में कौन से आ जाएंगे? हल्दी, धनिया, मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक और जीरा। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी मतलब किसका उपयोग मसालों में किया जाता है, या मसाले वाली फसलों के अंतर्गत कौन सा आता है, या सब्जी वाले फसलों के अंतर्गत कौन सा आता है, निम्न में से कौन सी बागवानी वाली फसल है। ठीक है? तो ऐसे प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो फल में क्या आ जाएगा? आम, केला, नाशपाती, पपीता, संतरा और सेब। तो ये सारी क्या है? फसलें हैं, और इनसे कौन कौन से भोज्य पदार्थ मिलते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखिए, भोजन के अवयव क्या होते हैं? अवयव मतलब आप क्या समझते हैं? कॉम्पोनेंट। अवयव मतलब क्या होता है? कॉम्पोनेंट। यानी भोजन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो भोजन की यानी जो भोजन की स्पेशलिटी है, यानी भोजन कितना रिच फूड है, ये हमको कैसे पता चलता है? तो उसमें जो पौष्टिक तत्व प्रेजेंट होते हैं, उन पौष्टिक तत्व के आधार पे हमको ये पता चलता है कि ये अच्छा मतलब उत्कृष्ट भोजन है, अच्छा फूड है कि नहीं है। ठीक है? और ये जो पौष्टिक तत्व होते हैं, यही क्या कहलाते हैं? कॉम्पोनेंट ऑफ फूड कहलाते हैं। ठीक है? अब कॉम्पोनेंट फूड में क्या क्या आते हैं? तो कंपोनेंट ऑफ फूड में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, आ जाएगा प्रोटीन, आ जाएगा वसा, आ जाएगा विटामिन, खनिज लवण और रुक्षांश, यानी जो रेसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे? ये कंपोनेंट ऑफ फूड में आ जाएंगे। चलिए एक एक करके एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है? अब देखिए, पोषक तत्व के बारे में अगर बात करें, तो पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बृहद पोषक तत्व, जिसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं? इन पोषक तत्वों की कमी मतलब इन पोषक तत्वों की शरीर में आवश्यकता अधिक होती है। जिन पोषक तत्वों की शरीर में आवश्यकता अधिक होती है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल। ये क्या होते हैं? बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, तो बताइए सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत क्या आएंगे? इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत खनिज तत्व जितने भी मिनरल्स होते हैं, वो सम्मिलित होते हैं। ठीक है? तो बृहद में आपने क्या समझा? मैक्रो में क्या क्या आएगा? मैक्रो में आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, आ जाएगा प्रोटीन, आ जाएगा प्रोटीन, और उसके साथ क्या आ जाएगा? फैट आ जाएगा, और विटामिन आ जाएंगे। सॉरी, क्या आ जाएंगे? फैट आ जाएगा और जल आ जाएगा। क्या आएगा? जल। तो ये क्या हो जाएंगे? बृहद पोषक तत्व। वहीं पे अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, तो माइक्रो में क्या आ जाएगा? माइक्रो में विटामिन आ जाएगा। विटामिन क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी इसकी बहुत ज़्यादा बॉडी में आवश्यकता नहीं होती है। और क्या आ जाएगा? आ जाएगा जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व में आ जाएंगे। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, विटामिन्स क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है?
तो बताइए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्योंकि कार्ब के द्वारा ही मैक्सिमम जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो जब कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसके बाद ये क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऊर्जा देते हैं। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 17 किलो जूल, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो 17 किलो जूल या फिर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही, ऐसे ही पर ग्राम हम प्रोटीन की बात करेंगे, पर ग्राम फैट की बात करेंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 17 किलो जूल या फिर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे भोजन में लगभग कुल ऊर्जा का लगभग 60 से 80% जो ऊर्जा, जितना भी ऊर्जा हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है ना, तो उसमें से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही हमको मिलती है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग लगभग कितने परसेंट भाग बनाता है? बताइए। लगभग कितने परसेंट बनाता है? लगभग हमारे बॉडी का 1% भाग बनाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या हो जाएंगे? आलू हो जाएगा, फल जैसे केला, आम है, जो भी मीठी चीज़ है ना, जिनमें शुगर पाया जाएगा, तो सारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो जाएंगे। जितने भी अनाज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, मक्का है, शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, ये सब किसके हो जाएंगे? मिल्क वगैरह, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। ठीक है, अब आइए कि कार्बोहाइड्रेट कितना ज़रूरी होता है, हमको कितना कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन हमको, एक मतलब अगर वयस्क मनुष्य है तो उसको, वयस्क को, युवा जो आदमी है उसको पर डे कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? तो एक वयस्क मनुष्य को लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे लेना चाहिए। कितना? लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे एक वयस्क मनुष्य को लेना चाहिए। पर जबकि जो बढ़ते हुए बच्चे हैं ना, जो एडोलसेंस एज वाले जो बच्चे हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही है, या फिर कोई एथलीट है, खिलाड़ी है ना, या फिर कोई भी वर्कर है जो भी क्या कर रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा काम कर रहा, अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसको 500 ग्राम से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने क्या समझा? तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ये, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमारे भोजन की कुल ऊर्जा जितना होती है उसमें से लगभग 60 से 80% जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है। ठीक है, इसके मुख्य स्रोत के बारे में पढ़े कि कौन कौन से इसके मुख्य स्रोत हैं। कितना लेना चाहिए एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन? तो 500 ग्राम लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? 500 ग्राम कंज्यूम करना चाहिए। पर अगर कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अधिक कार्य कर रहा है, तो उसको 500 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टार्च परीक्षण पे। ठीक है, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है, ये सारे एनसीईआरटी के टर्म हैं। किसके हैं? एनसीईआरटी के। और एनसीईआरटी तो एक लाइन भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो स्टार्च परीक्षण क्या होता है? यानी स्टार्च के प्रेजेंस को अगर हम जिसमें चेक करते हैं, वही क्या कहलाता है? स्टार्च परीक्षण। तो ये कैसे किया जाता है? जैसे कोई भी अगर खाने वाले पदार्थ है ना, कोई भी वस्तु है, तो उसमें क्या है, 2 से 3 ड्रॉप हमको डाइल्यूटेड आयोडीन की डालनी पड़ती है। तो 2 से 3 ड्रॉप हम तनु आयोडीन डालेंगे। और अगर यह जो खाना है, जो खाद्य पदार्थ है, वो नीला काला सा डार्क ब्लू या फिर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, तो यानी उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर नहीं कन्वर्ट होता तो यानी उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब स्टार्च किस किस में प्रेजेंट होता है? जैसे आलू है, ब्रेड है, चावल है, तो इनमें क्या होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है। अगले पोषक तत्व में आ जाते हैं प्रोटीन। किसमें? प्रोटीन में। तो देखिए, प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। यानी ये क्या करता है? फॉर्मेशन का काम करता है।
किसका? फॉर्मेशन का, यानी ये निर्माण का काम करता है, इसीलिए इसको मिस्त्री या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जे वर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत, एक तो प्रोटीन से एनर्जी भी मिलती है, दूसरा ये क्या करता है, बॉडी को रिकवर करने का काम भी करता है, यानी ये शरीर की मरम्मत का भी काम करता है। मनुष्य के शरीर में जो ह्यूमन बॉडी होती है, इसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें 10 क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल कौन से होते हैं? जिनको कि भोजन के द्वारा लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जिन प्रोटीन, जिन अमीनो एसिड को हम भोजन के द्वारा लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे? इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाएंगे। और जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी खुद कर लेती है, यानी जिनका संश्लेषण हमारी शरीर में हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब जरूरी है, और नॉन इसेंशियल मतलब ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? लगभग 70 से 100 ग्राम तक हमको प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। अब प्रोटीन बनता किससे किससे है? तो प्रोटीन कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, इन सब से मिलके प्रोटीन बना होता है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं जिनमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है और आयरन प्रेजेंट होता है, पर मेनली जो प्रोटीन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, वैसे ही हम देखते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है। तो लगभग 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 4.6 हमको किलो कैलोरी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होती है। अब जितने भी दालें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। सोयाबीन दालें ये क्या होती हैं? प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। पर अगर दाल में भी बात की जाए तो जो चने की दाल होती है ना, चना की दाल, ये सबसे रिच प्रोटीन सोर्स होता है। नहीं, सबसे ज़्यादा दालों में प्रोटीन किस में पाया जाता है? चने की दाल में पाया जाता है। बाकी सारी दालें होती हैं, मछली, अंडा, पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही, ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। अब प्रोटीन जो होता है, अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत का काम करता है। तो यानी प्रोटीन कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतक के निर्माण में भाग लेता है, यानी ये निर्माण करता है। और मरम्मत, मरम्मत मतलब अभी हमने शुरू में पढ़ा है कि अगर चोट वगैरह लग जाए तो उसको रिकवर करने का काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। ठीक है। और ये शारीरिक वृद्धि के लिए भी क्या होती है? आवश्यक होती है। पर अगर मान लीजिए प्रोटीन की कमी हो जाए, तो प्रोटीन की कमी से क्या होगा? अब ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी अगर ग्रोथ के लिए प्रोटीन आवश्यक है, तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो ग्रोथ रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, यानी जो विकास है वो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? रुक जाएगा। इसीलिए जब बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं क्वाशियोरकर, और एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं मैरेस्मस। यानी अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकर और मैरेस्मस नामक रोग हो जाते हैं। क्वाशियोरकर रोग में बच्चों के क्या होते हैं? हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं, और पेट बाहर बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पानी भरा है। पेट क्या हो जाएगा? मोटा सा ऐसे बाहर निकल आएगा। अब बाकी जो हाथ पैर है, हाथ पैर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल दुबले पतले से हो जाते हैं। ठीक है। और मैरेस्मस में क्या होता है? मैरेस्मस रोग में बच्चे के शरीर की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं क्या हो जाएगी? बिल्कुल लुंज बुंज होके झूल जाएंगी। ठीक है। तो क्वाशियोरकर और मैरेस्मस से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक तो ये प्रोटीन की कमी से होते हैं, दूसरा क्वाशियोरकर में ऐसी कंडीशन दी जाती है, आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा। जब हम पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। स्टेटमेंट दिया जाता है कि एक बच्चा है, उसके हाथ पैर बिल्कुल पतले हैं और पेट बिल्कुल पानी के जैसे भरा है। एडिमा वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते चलिएगा। ये नहीं सोचेगा कि हाँ ये लक्षण बता रहे हैं, लक्षण से कहाँ ही प्रश्न आएंगे। नहीं, इन्हीं से स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए वो किस रोग का शिकार है? ठीक है। ये ऐसे नहीं पूछ लेगा, या फिर स्टेटमेंट ही बना दिया कि उसका पेट बाहर है, हाथ पैर पतले हैं, मांसपेशियां ढीली हैं, क्वाशियोरकर और मैरिस्मस है, या फिर नाम नहीं भी देगा, वो पूछ लेगा किसकी कमी से है।
ये किसके लक्षण है ये भी पूछ सकता है, किसकी कमी से है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जितना देखिए, इसको मैं ऐसे आपका हेडिंग बाय हेडिंग भी ला सकती थी। ये पूरा ये लिखा अब मैं क्यों लेके आई हूँ? इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप जो किताबी लैंग्वेज है ना, उससे आप अवगत हो, उससे आप परिचित हो। क्योंकि ऐसे जो आपकी बुक की लैंग्वेज है, इससे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एग्ज़ैक्ट आपके बुक के लैंग्वेज से ही प्रश्न आ जाएँगे। स्टेटमेंट वाले प्रश्न तो आते हैं, सारे कैसे आते हैं? समझ पर आधारित, यानी अंडरस्टैंडिंग बेस के प्रश्न आते हैं। ठीक है? तो आपको सारी स्टेटमेंट जितनी भी एक लाइन बाय लाइन लिखी है, सारी चीज़ें अच्छे से समझते चलना है। ठीक है? तो क्वाशियोकर और मैरस में समझ लिए। अब हम देखते हैं, अभी हमने स्टार्च परीक्षण देखा था, अब हम देखते हैं प्रोटीन परीक्षण। तो प्रोटीन परीक्षण क्या होता है? इसके द्वारा हम खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन की उपस्थिति को पता लगाते हैं। तो अगर अब मान लेते हैं कोई भी अगर खाद्य पदार्थ ठोस है, तो उसको क्या करेंगे, पेस्ट के रूप में बदलेंगे या फिर पाउडर के रूप में बदलेंगे। अब इस पाउडर को क्या है, एक परख नली में लेंगे, फिर इसमें 10 बूंदें जल की डालेंगे, यानी 10 बूंद उसमें पानी मिलाएंगे, फिर उसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 की 2 बूंद मिलाएंगे और 10 बूंद किसके, NaOH यानी कास्टिक सोडा की मिलाई जाएगी। फिर इसमें क्या है, अगर ये परख नली का जो विलयन है ये बैंगनी रंग का हो जाता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन, जो भी खाद्य पदार्थ है इसमें प्रोटीन उपस्थिति है। ठीक है? ऐसे ही इन्हीं जो परीक्षण है, इन्हीं के माध्यम से तो हम पता लगाते हैं कि किसमें प्रोटीन रिच सोर्स कौन से हैं, स्टार्च रिच सोर्स कौन से हैं। ठीक है? अब हम तीसरे पोषक पदार्थ में आ जाते हैं, कौन सा है, वसा या फिर लिपिड। तो बताइए, वसा या लिपिड क्या होता है? तो वसा बसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल एवं एस्टर के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? ग्लिसरॉल एवं एस्टर के बने होते हैं। वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। ठीक है? इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो किसमें होती है? फैट में। ठीक है? और ये आवश्यक वसी अम्लों के मुख्य स्रोत वसा होते हैं। 1 ग्राम हमको फैट से लगभग कितने किलो जूल? 37 किलो जूल। यानी 1 ग्राम अगर फैट है तो 1 ग्राम फैट से 37 किलो जूल या फिर 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए, उससे आपका प्रोटीन से कितना था, 4.6 ही था। फैट से भी कार्बोहाइड्रेट से भी लगभग 4 आप किलो कैलोरी ही मानिए। ठीक है? लेकिन देखिए, फैट से कितना मिलता है, 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्त होती है। जितने भी फैट होते हैं क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, यानी ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। एसिड और एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इनमें सब में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। अब वसा कौन कौन से होते हैं, किन में फैट प्रेजेंट होता है? तो घी में, मक्खन में, बादाम में, पनीर में, मूंगफली में, मांस, सोयाबीन, जितने भी वनस्पत तेल होते हैं ना, इनका जो मेन सोर्स क्या होता है, ये क्या होता है, फैट होता है। यानी फैट की ये क्या होते हैं, मेन सोर्स, मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में। ठीक है? पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, और हमारी बॉडी के लिए कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, गुड फैट कौन से होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, जो सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है और वनस्पति तेल जो होते हैं, है ना, जिसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ये कमरे के तापमान में भी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है? और ये मिलते कहाँ से हैं, तो ये मिलते हैं प्लांट से। ये सारे क्या होते हैं, प्लांट से उत्पन्न होने वाले फैट है। ठीक है? एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्लांट से जो भी फैट उत्पन्न होंगे ना, सारे रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में होते हैं। लेकिन जो जंतु से उत्पन्न होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? पर जो मानव आहार है, अगर ह्यूमन डाइट की बात की जाए तो सब ज़्यादा से ज़्यादा उनको असंतृप्त वसा लेनी चाहिए, यानी अनसैचुरेटेड जो फैट है वो कंज्यूम करना चाहिए सैचुरेटेड की अपेक्षा। ऐसा क्यों, चलिए बताते हैं। देखिए, इनका निर्माण शरीर द्वारा नहीं होता है, इसलिए, और इस प्रकार के वसा अम्लों को आवश्यक वसा अम्ल जैसे लिनोनिक अम्ल भी कहते हैं। वसा शरीर के बहुत से अंग जैसे
कहाँ कहाँ वसा, वैसे भी वसा क्या करता है, बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, एनर्जी तो देता ही है, सुरक्षा यानी जो बाहरी आघात होते हैं ना उनसे सुरक्षा देता है। तो वसा कौन कौन से अंगों को सुरक्षा देता है, नेत्र गोलक है जो आईबॉल होती है, किडनी है, अंडाशय है, इनको क्या करता है, झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इनको क्या करेगा, जितने भी बाहरी आघात है, झटके हैं, उनसे सेफ रखने का काम करता है। अभी हमने पढ़ा था कि हमें जो डाइट है, डाइट में, आहार में हमको असंतृप्त वसा लेना चाहिए। ठीक है, तो वो क्यों, क्योंकि अगर भोजन में हम संतृप्त वसा लेते हैं, संतृप्त वसा मतलब जो कि जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में वो कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो अगर हम संतृप्त वसा को लेते हैं, संतृप्त वसा को अधिक ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हार्ट डिसीज हो जाएगा। अब हार्ट डिसीज कैसे, जैसे देखिए हार्ट है, उसमें पतली पतली धमनियाँ और सिरा प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो संतृप्त वसा होते हैं, जितने भी सॉलिड स्टेट वाले होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आ जाता है डालडा। जो डालडा बिकता है ना मार्केट में, तो ये सैचुरेटेड फैट में आता है। और ये क्या होता है, जैसे जो बहुत ज़्यादा डालडा का अगर कंज्यूम करते हैं ना, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये क्या होता है, जाके जो आपका हार्ट है, हार्ट की धमनियों में जम जाता है, और जिससे जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है और ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए इससे क्या हो जाता है, हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है। जब हम बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कंडीशन में हाइपर कोलेस्ट्रोमिया हो जाता है। हाइपर कोलेस्ट्रोमिया क्या होता है, इसमें क्या होती है, लिपिड की अधिकता हो जाएगी और मोटापा भी बढ़ जाता है। हाइपर कोलेस्ट्रोमिया कंडीशन क्या होती है, मोटापे की कंडीशन होती है। क्या होती है, मोटापे की कंडीशन होती है। अब आ जाते हैं फैट परीक्षण पे। अभी हमने स्टार्च परीक्षण, प्रोटीन परीक्षण देखा, अब हम देखते हैं फैट परीक्षण। ठीक है, वसा परीक्षण। वसा परीक्षण क्या होता है, तो इसके द्वारा हम खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा की उपस्थिति का परीक्षण करते हैं। सर्वप्रथम खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा को कागज में लपेट कर इसे चूर चूर कर लेते हैं। यानी देखिए, जो भी जिसमें भी फैट प्रेजेंट होता है, उसको क्या करेंगे, अगर हम टुकड़े टुकड़े में तोड़ेंगे ना, तो ये क्या करेगा, ये तेल नुमा एक पदार्थ, मतलब तेल को क्या करेगा, ये स्रावित करेगा। तेल क्या करेगा, तेल का श्रावण करेगा, तेल को निकालेगा। तो अगर कागज में हम इसको टुकड़े टुकड़े उसको कूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, तो अगर वो तेल का धब्बा बनता है, तेल का स्राव अगर होता है, तो मान लेते हैं कि उसमें फैट प्रेजेंट है। ठीक है, 3 पोषक तत्वों को हमने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब हम चौथा पोषक तत्व पढ़ते हैं, जो कि हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थे, बृहद पोषक तत्व थे। ठीक है, ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो अब हम सूक्ष्म पोषक तत्व यानी विटामिन को पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जो हमारी बॉडी में कम मात्रा में आवश्यक होता है। यानी इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये क्या करता है, बॉडी के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब विटामिन की खोज किसने की, सॉरी, विटामिन नाम किसने दिया, तो विटामिन नाम दिया है फंक ने। और विटामिन जितनी भी मेटाबॉलिक क्रिया होती है ना, तो ये मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता। विटामिन जो उपापचयी क्रिया होती हैं, इसमें सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो बहुत सारे एंजाइम हैं, है ना, को फैक्टर हैं, तो ये को फैक्टर की तरह कार्य करते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाना। जो भी रिएक्शन है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करना। तो ये जो विटामिन भी होते हैं, ये भी जितने भी रिएक्शन होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनमें सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, कोफैक्टर होते हैं, उनकी तरह कार्य करते हैं, यानी रिएक्शन रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होते हैं, ये उपापचय में भाग लेते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जबकि जो विटामिन होते हैं, विटामिन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब विटामिन की भी कमी और अधिकता से रोग होते हैं। तो अगर विटामिन की कमी हो जाए, तो इन रोगों को क्या बोलते हैं, ए विटामिनोसिस।
क्या बोला जाता है, ए विटामिनोसिस बोला जाता है। और अगर अधिक मात्रा में विटामिन लेते हैं, अगर वो भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। अरे कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तब भी वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और कमी हो जाए तब भी वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो अगर अधिक मात्रा में लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर विटामिनोसिस कहा जाता है। अब जो विटामिन होते हैं, विटामिन भी दो पार्ट में बटे होते हैं। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन, जिसको सोल्यूबल विटामिन इन वाटर कहा जाता है, जिसमें क्या आ जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी बी समूह के विटामिन हैं, और विटामिन सी, ये किस में आ जाएंगे, जल घुलनशील में आ जाएंगे। वहीं पे अगर बसा घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो बसा घुलनशील विटामिन में कौन सा आ जाएगा, इसको सेट्रिक से याद करिए, कीड़ा, क्या है, कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, क्या हो जाएगा, कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन हो गए। अब एक एक विटामिन को भी पढ़ लेते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके सोर्स क्या क्या होते हैं। तो ये देखिए विटामिन के स्रोत, कार्य एवं इसके कमी से क्या क्या प्रभाव होते हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो विटामिन ए यानी रेटिनॉल, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और ये स्रोत क्या क्या है, कैरोटीन रंग मतलब युक्त जो भी जैसे गाजर है जिनमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है, वो सारे क्या होते हैं, विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। यकृत व आंतरी श्लेष्मा की कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं। गाजर, मक्खन, अंडा, मछली, तेल, ये सब क्या होते हैं, विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, आँखों में, यानी जो दृष्टि होती है, आँखों की रोशनी तेज करने का काम करते हैं। और जो एपिथीलियम स्तर होते हैं ना आंत में, इनकी वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। ठीक है, एक एपिथीलियम परत होती है, उनकी वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा, तो कॉर्निया और त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, और रतौंधी हो जाएगा, कुंठित वृद्धि, यानी ये वृद्धि में विकास करते हैं तो कुंठित वृद्धि यानी वृद्धि रुक जाएगी, और जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। अब आ जाते हैं विटामिन डी में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, यकृत यानी लीवर में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है, गुर्दे में पाया जाता है, अंडा, त्वचा, ईस्ट में, सूर्य के प्रकाश में ये संश्लेषित होता है। ठीक है, तो ये विटामिन डी के स्रोत हो गए। विटामिन डी करता क्या है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय कराता है, हड्डियों और दांतों की वृद्धि में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो सूखा रोग हो जाएगा और ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। अब आ जाते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल रासायनिक नाम है। ये तेल, अंकुरित गेहूँ, जितने भी अंकुरित अनाज हैं, जितने भी अंकुरित अनाज हैं, अंकुरित अनाज में विटामिन ई पाया जाता है। गेहूँ, अंडे, सोयाबीन, इन जगह पे विटामिन ई, ये विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं। और इसका काम क्या है, तो ये कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है। ठीक है, जो जननिक एपिथीलियम है उसकी वृद्धि करता है, यानी रिप्रोडक्शन में ये क्या करता है, मदद करता है। इसीलिए इसकी कमी से बांझपन हो जाता है, और पेशियों की क्रियाशीलता में भी ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो अगर अब देखिए ये क्या करता है, जननिक एपिथीलियम में वृद्धि करता है, पेशियों की क्रियाशीलता में मदद करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव क्षमता है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जननांगों तथा पेशियाँ क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, आ जाते हैं अगला, फैट सोल्यूबल विटामिन। ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन हमने पढ़ा। अगला फैट सोल्यूबल विटामिन में आ जाते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनान है। ये हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, आंत में पाया जाता है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया में ये क्या पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, विटामिन के का काम क्या है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना। लीवर में जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है उसको सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, विटामिन
के करता है। और विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो चोट पर शीघ्र रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर स्राव होगा। देखिए, प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। तो अगर चोट लगी है, ठीक है, कहीं पे चोट लगी है, तो अगर जो विटामिन के की कमी है तो प्रोथ्रोम्बिन ही नहीं सिंथेसिस होगा। जब प्रोथ्रोम्बिन नहीं सिंथेसिस होगा तो जो रक्त बहेगा तो वहाँ पे थक्का ना जमेगा, और थक्का नहीं जमेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा, अधिक से अधिक रक्तस्राव हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन पे। वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो इसमें दो ही विटामिन आते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी में क्या होते हैं? बहुत सारे विटामिन होते हैं, ये बहुत सारे विटामिनों से मिलके बना होता है, जिसमें B1 B2 B3 B5 ETC चलते जाते हैं। हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो जो विटामिन B1 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। ये पाया कहाँ जाता है? तो अनाज में पाया जाता है, फलियों में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, अंडे एवं मांस में ये पाया जाता है। ये विटामिन B1 के मुख्य स्रोत हैं। इसका कार्य क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइम और सह एंजाइम को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। यानी ये एंजाइम और जो इसके कोफैक्टर होते हैं, कोएंजाइम होते हैं, उनको प्रोड्यूस करता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। अगला विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये रासायनिक नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद करते चलिएगा यहीं पे। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये भी पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तियां, मांस और यकृत में पाए जाते हैं। लगभग सभी विटामिनों का एक कुछ चीज़ें छोड़ के सेम सोर्स होता है विटामिन बी का। सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन होते हैं, लगभग सेम सोर्स होता है। ठीक है, ये उपापचय में महत्वपूर्ण सहएंजाइम FAD, FAM जो होते हैं, इनके घटक को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं कीलोसिस। क्या रोग हो जाता है? चीलोसिस या फिर कीलोसिस रोग कहा जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या है? सॉरी, निकोटीनिक अम्ल। क्या होता है? निकोटीनिक अम्ल होता है। ये ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडे, दूध में, मटर में, मेवा यानी जो खोवा होता है, और फलियों में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? मानसिक एवं त्वचा विकार, जिसको क्या बोलते हैं? पेलाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलाग्रा। ठीक है, ये D3 से मिलके बना होता है। D3 नाम सुने होंगे। D3 में क्या होता है? एक D से हो जाता है डर्मेटाइटिस यानी चर्म रोग, दूसरे D से हो जाता है डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी। ठीक है, और तीसरे D से क्या होता है? तीसरे D से क्या होता है? तीसरे डी से क्या रहता है? तीसरे से डिप्रेशन। क्या होता है? डिप्रेशन यानी जो मानसिक विकार होते हैं ना, वो क्या होते हैं? तीसरे डी में आते हैं। तो B3 को क्या बोलते हैं? B3 को D3 डिसीज भी कहा जाता है। ठीक है, अब विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो अंडे में, यकृत में, मांस में, दूध में, टमाटर, मूंगफली एवं गन्ना में पाया जाता है। ठीक है, ये श्वसन के लिए जो सह एंजाइम को एंजाइम ए का घटक है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा? विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग होगा, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, यानी वृद्धि ग्रोथ है क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, कम होगी। बालों का सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होंगे, और जो जनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगले विटामिन पे आ जाते हैं, विटामिन B6। विटामिन B6 है, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। ये दूध में, ईस्ट में, अनाज में, मांस, यकृत एवं मछली में पाई जाती है। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से रुधिर क्षीणता यानी रक्त अल्पता हो जाएगी, चर्म रोग एवं पेशियों में ऐंठन हो जाता है। अब आ जाते हैं विटामिन B7, या फिर इसको क्या बोलते हैं? H विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन। ठीक है,
अब जैसे आप कोई भी तेल जो हम बालों पे लगाने के लिए तेल लेते हैं, तो देखिए उसमें लिखा रहता है बायोटीन प्रेजेंट है, या फिर बायोटीन मतलब अधिक मात्रा में बायोटीन प्रेजेंट है। तो इससे ही आपको अंदाज़ा ये लग जाता है कि बायोटीन की कमी से क्या होगा और वो किसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो बायोटीन प्रेजेंट कहाँ होता है? मांस में, गेहूँ में, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल एवं यीस्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाते हैं? चर्म रोग हो जाते हैं और बालों का झड़ना, बाल इसकी कमी से झड़ते हैं, है ना? इसीलिए विटामिन B7 का उपयोग जो बाल वाले तेल होते हैं, हेयर ऑयल होता है, उसमें उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मतलब अगला विटामिन है विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल है। क्या है? फॉलिक एसिड। ये हरी पत्तियोंदार सब्जी जो यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दे, फलियां एवं आंत के जीवाणु यानी ई कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये क्या करता है? इसकी कमी से क्या हो जाएगा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। कौन सा एनीमिया हो जाएगा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। दो एनीमिया होते हैं, एक होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो कि विटामिन B9 की कमी से होता है, और दूसरा हो जाता है परनीसियस एनीमिया जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा और इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और परनीसियस एनीमिया से। अगला है विटामिन C जो कि जल घुलनशील विटामिन है, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन B12 छूट गया। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। ये भी मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध एवं आंत के जीवाणु में पाया जाता है। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, विटामिन C ये जितने भी खट्टे फल हैं ना, जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू वंश के जितने भी फल हैं, टमाटर, आंवला और जितने भी खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। एक चीज़ और बोला जाता है, इससे प्रश्न आते हैं कि विटामिन C का काम क्या है? तो ये क्या करता है? एक तो यह अंतरकोशिकीय सीमेंट यानी जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है उसको भरने का काम करता है। कोलेजन जो फाइबर होते हैं उनके निर्माण में मदद करता है। हड्डियों के मैट्रिक्स एवं दांतों के डेंटिन का भी निर्माण करता है, और प्रतिरक्षा क्षमता में यानी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो हमने विटामिन भी कंप्लीट कर लिया। पोषक तत्व हम पढ़ रहे थे, पहले हमने पढ़ा बृहद पोषक तत्व जिसमें हमने कार्ब पढ़ा, फैट पढ़ा और प्रोटीन पढ़ा। फिर हम आ गए थे किसमें? सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें हमने विटामिन को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने जल घुलनशील विटामिन और वसा घुलनशील विटामिन दोनों को एक एक करके पढ़ा है। अब हम आ जाते हैं खनिज लवण पे। खनिज लवण क्या होते हैं? तो धातु, अधातु एवं उनके लवण जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? खनिज लवण यानी मिनरल्स कहलाते हैं। तो यानी धातु के, अधातु के जो भी मिनरल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज लवण कहलाते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग कितने % भाग बनाते हैं? 4%। कितने % भाग बनाते हैं? 4% बनाते हैं। और जो खनिज लवण भी होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बृहद पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, खनिज लवण में भी जो शरीर को अधिक मात्रा में जो आवश्यक होते हैं वो किस में आ जाते हैं? बृहद में, और जिनकी आवश्यकता कम होती है, बहुत कम होती है, वो किस में आ जाते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो बृहद पोषक तत्व में कौन कौन से आ जाएंगे? कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, ये मैग्नीशियम, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सारे बृहद पोषक तत्व में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? बृहद में आ जाएंगे। ठीक है, इनको हमारी बॉडी को अधिक आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी पे ये बॉडी के लिए ये अधिक आवश्यक होते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या आ जाएंगे? आयोडीन है, आयरन है, कोबाल्ट है ना, फ्लोरीन है, मोलिब्डेनम है, सेलेनियम है, ये बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक, अब देखिए इससे आप ये नहीं समझिएगा कि ये देखिए आयरन तो हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। देखिए कुछ और ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे बॉडी द्वारा सिंथेसिस कर लिए जाते हैं, यानी बना लिए जाते हैं, तो उनको हमको बहुत ज़्यादा बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व बोल देते हैं। बाकी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जीवों द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो हमको भोजन और पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, फल, सब्जियाँ, ठीक है, जितने भी अनाज हैं ये क्या होते हैं? खनिज लवण के मुख्य स्रोत होते हैं।
अब एक एक खनिज लवण को पढ़ते हैं। जैसे पहला हो जाएगा हमारा आयरन या फिर लोहा। तो आयरन का काम क्या है, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यानी जो एचबी प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये रुधिर में पाए जाने वाला लाल रंग का एक श्वसनीय वर्णक होता है। मेन ये जो आयरन है ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो हीमोग्लोबिन एचबी है ये आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। यानी ऑक्सीजन को एक जगह से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और यकृत, वृक्क यानी जो लिवर है, किडनी है, अंडा, अमरूद, बाजरा, पालक, ये क्या होते हैं, आयरन के अच्छे सोर्स होते हैं। यानी क्या होते हैं, रिच सोर्स माने जाते हैं। ठीक है। और अगर आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसकी कमी से क्या हो जाता है, रक्त अल्पता या फिर इसको एनीमिया भी कहा जाता है। दूसरा खनिज लवण है, दूसरा खनिज लवण कौन सा है, कैल्शियम। दूसरा क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये अस्थियों में और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन में प्रेजेंट होता है और टीथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बोन और टीथ में पाया जाता है। साथ ही कैल्शियम जो आप जब वो पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस, जब ब्लड क्लॉट की आप प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, क्लॉट, तो जब ब्लड क्लॉट की प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैल्शियम आयन क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम आयन का क्या क्या काम है, बोन में और टीथ में पाया जाता है, यानी हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। और जो ब्लड क्लॉट होता है रुधिर स्कंदन में ये मदद करता है। और पेशियों का संकुचन, जो पेशियों में संकुचन और शिथिलन होता है, हृदय की जो हृदय की पेशियों में जो संकुचन और शिथिलन होता है उसके लिए कैल्शियम आयन बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। और बच्चों में और जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं इसकी अधिक आवश्यकता होती है। जो भी बच्चे होते हैं, डेवलपिंग बच्चे, यानी जो बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है, उनमें कैल्शियम की, उनके हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और ऐसे ही जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं, उनको भी कैल्शियम अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। क्यों, क्योंकि उनके उनके अंदर एक बच्चे का निर्माण हो रहा होता है और बच्चे के निर्माण में उसके बोन फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी होता है, बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के लिए। ठीक है। कैल्शियम पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो ये दुग्ध में, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं दूध में पाया जाता है। और जितने भी दूध से बने पदार्थ, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, हरी सब्जियां, गाजर, मांस, ये सारे क्या होते हैं, कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, एक प्रमुख बहुत ज़्यादा फेमस रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं टिटैनी। टिटैनी। और दूसरा क्या होता है, रिकेट्स। टिटैनी को और क्या बोलते हैं, धनुष टंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनुष टंकार। अब इसको धनुष टंकार क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हड्डियों में इतना ऐंठन होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, ऐसे बिल्कुल धनुष के जैसे मुड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। ठीक। अगला पोषक तत्व, अगला जो खनिज लवण है क्या हो जाएगा, आयोडीन। यह क्या है, यह थायरॉक्सिन के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। थोड़ा सा ही ब्लर है पर मैं पढ़ पढ़ के बताती जा रही। ये थायरॉक्सिन के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। और जो थायरॉक्सिन होता है ना, थायरॉक्सिन शारीरिक, मानसिक और लैंगिक तीनों विकास को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। जो थायरॉक्सिन है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये जो शारीरिक वृद्धि विकास के लिए तो जरूरी है, साथ ही मानसिक और लैंगिक विकास को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। अब आयोडीन के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, प्याज है, ठीक है, समुद्री मछली जो होती है, समुद्री भोजन, जितने भी सी फूड होते हैं, जितने भी सी फूड है वो सारे क्या हैं, आयोडीन के रिच सोर्स होते हैं। ठीक है। आयोडीन युक्त नमक, नमक है टाटा 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 नमक, ये भी किस में आता है, आयोडीन का अच्छा सोर्स होता है। ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड, ये सारे आयोडीन के सोर्स हैं। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, ग्वाइटर या फिर घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होती है, गर्दन में सूजन आ जाता है। क्या होता है इसमें, गर्दन में सूजन आ जाता है। अगला जो खनिज लवण है क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस
फास्फोरस क्या होता है, ये अस्थि यानी बोन और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और यह फॉस्फोलिपिड न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए एवं आरएनए और एटीपी आदि का भी संगठक अवयव है, यानी इनमें भी फास्फोरस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब फास्फोरस का मेन सोर्स क्या होता है, जो दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, अंडा, ये सब क्या होते हैं, फास्फोरस के अच्छे सोर्स होते हैं। फास्फोरस की कमी से वृद्धि तथा उपापचय रुक जाता है, यानी ग्रोथ रुक जाएगी और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो क्या होती हैं, रुक जाती हैं और टिटैनी एवं रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है। फास्फोरस की कमी से भी क्या होता है, टिटैनी और रिकेट्स रोग होता है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से ये रोग होते हैं। अगला जो खनिज लवण है सोडियम। सोडियम, अब बताइए, जो सोडियम आयन होता है यह बाह्य कोशिकी तथा अंतःकोशिकी तरल का मुख्य धन आयन है। ठीक है, मुख्य बाह्य कोशिकी अंतःकोशिकी से क्या समझे, ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो होते हैं ना, यही क्या करते हैं, चैनल का काम करते हैं। जो भी क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है ना अंतःकोशिकी बाह्य कोशिकी, तो उस पर यह चैनल का काम भी करते हैं और यह NaCl के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, सामान्य नमक जिसको बोलते हैं। सोडियम ग्लूकोज का अवशोषण, तंत्रिका तथा पेशियों के विद्युत रासायनिक आवेग संचालन में सहायता करता है, यानी एक ये चैनल के रूप में काम करता है। और ये शरीर में परासरण दाब को नियंत्रित करता है। अभी मैंने बताया परासरण दाब मतलब जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर होता है शरीर का, उसको ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी ये सोडियम क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या आ जाएगा, नमक है, मछली, मांस, अंडा, दूध, ये सारे क्या होते हैं, सोडियम के मेन सोर्स होते हैं। सोडियम की कमी से क्या होगा, मानसिक तनाव होगा और असामान्य पेशी संकुचन हो जाता है, यानी ऐठन वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, सोडियम की कमी से होती है। ठीक है, अगला आ जाते हैं, अगला खनिज लवण पोटेशियम पे। पोटेशियम आपने सुना होगा, जो स्टोमेटा यानी रंध्रों का खुलना और बंद होना, ठीक है, खुलना बंद होना, ये सब किसकी वजह से होता है, पोटेशियम आयन की वजह से होता है। तो पोटेशियम आयन भी बाह्य कोशिकीय और अंतःकोशिकीय तरल का मुख्य धन आयन है। ठीक है, ये भी चैनल के माध्यम से काम करता है, चैनल के रूप में काम करता है। ठीक है, और यह क्लोराइड KCl पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यह शरीर में आयनों, जल के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी यह जितने भी पेशी हैं उनके संकुचन एवं तंत्रिका संवेदनाओं के परिवहन का मुख्य भूमिका निभाता है। तंत्रिका संवेदनाओं से क्या समझे, जो इम्पल्स क्रिएट होती है ना, जो नर्व्स इम्पल्स क्रिएट होती हैं, तो इम्पल्स को ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में यानी भेजने में क्या करता है, भूमिका निभाता है, कौन, पोटेशियम आयन। इसका स्रोत क्या हो जाएगा, केला है, खजूर है, आलू, ये सारे पोटेशियम आयन के मेन सोर्स हो जाएंगे। इसकी कमी से तंत्रिका संबंधी रोग हो जाएगा, क्योंकि ये तंत्रिका संवेदनाओं को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी जो नर्व्स इम्पल्स होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और लकवा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो जितने भी मसल्स हैं, मसल्स संकुचन में ये क्या करती है, मदद करती है, इसीलिए इससे क्या हो जाएगा, लकवा यानी पैरालिसिस हो जाता है। अगला आयन कौन सा है, अगला आयन है क्लोरीन आयन। जो क्लोरीन आयन होता है यह बाह्य कोशिकीय तरल का मुख्य ऋण आयन है। एक आप ये धन आयन और ऋण आयन पे, पोटेशियम और सोडियम क्या थे, पोटेशियम जो था ये भी धन आयन था, सोडियम भी धन आयन था, जबकि जो क्लोरीन है ये क्या होता है, ऋण आयन होता है। ठीक है, और ये HCl के संश्लेषण तथा अम्ल क्षार संतुलन में सहायता करता है, यानी मेन ये क्या करता है, जो एसिड बेस है ना, एसिड बेस को ये क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है, एसिड बेस को बैलेंस करना काम करता है। जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, इसको सिंथेसिस करने का काम करता है। अगला आयन है मैग्नीशियम आयन। यह एंजाइम को सक्रिय करता है, जितने भी एंजाइम हैं उनको एक्टिव करने का काम करता है। हड्डियों तथा दांतों का ये घटक होता है और इसकी कमी से क्या बोलते हैं, कन्वल्जन, ठीक है, कन्वल्जन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्षोभ। ठीक है, अगला जो आयन है, अगला खनिज लवण है, कौन सा है, सल्फर। तो बहुत से प्रोटीन, एंजाइम और सह एंजाइम का ये क्या होता है, मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक होता है, कौन, सल्फर।
तो ठीक है, हमने कितने सारे पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पढ़ा, फैट पढ़ा, विटामिन पढ़ा, हमने मिनरल्स भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला जो पोषक तत्व है रुक्षांश। रुक्षांश मतलब जो भी रेशे होते हैं, रेशा या फिर फाइबर, उनको क्या बोलते हैं? रुक्षांश बोलते हैं। तो ये कुछ भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाला रेशेदार पदार्थ है, यानी फाइब्रस मटेरियल होता है। यह शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं होता, यानी ये कोई ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करता। बस ये क्या करता है? डाइजेशन, जो भी डाइजेशन प्रोसेस होती है ना, डाइजेशन में, पाचन में सहायक होता है। इसीलिए बोलते हैं कि रेशेदार फल खाओ। जितने भी रेशेदार फल है ना, वो सब क्या होते हैं? डाइजेशन में सहायक होते हैं। यह पाचन तंत्र की बेहतरी एवं कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में मिलाया जाता है। जितने भी रेशेदार जो भोजन है, अगर आप उसको खाएंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, ठीक है, कब्ज नहीं जमेगा। इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको रेशेदार फल सब्जियां खाना चाहिए। इसका मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सलाद हो जाएगा। अनाज की जो बाह्य परत होती है, सब्जियों एवं दालियों में ये पाया जाता है। और देखिए अनाजों का भी बाहर, जैसे जो वो होता है ना चोकर, जब हम आटा छानते हैं तो चोकर निकलता है ना, लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा चोकर निकाल देते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जो मैदे वाला आटा था उसको यूज करते हैं, इसीलिए उसका डाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर्स, जो रेशेदार फाइबर मटेरियल होते हैं, वो तो पाए नहीं जाते, वो तो आपने हटा दिया, ठीक है। इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा महीन आटा का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैदे का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। अगला पोषक पदार्थ में आ जाते हैं जल। जल क्या होता है? एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? अकार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ होता है, मानव शरीर में 60 से 75% भाग बनाता है, और ये पसीने के माध्यम से जो वेपोराइजेशन प्रोसेस होता है, ये इनके माध्यम से ये मेन क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है, यानी बॉडी के तापमान को, बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने का ये क्या करता है? काम करता है। साथ ही पाचन में, ट्रांसपोर्ट में, उत्सर्जन में भी ये क्या करता है? सहायता करता है। अब इसके मुख्य स्रोत उपापचयी जल, तरल भोजन। देखिए इसका मेन सोर्स है, अब वैसे नहीं समझिएगा पानी ही जल का, जल ही जीवन, मतलब पानी पे, पानी तो है ही, बाकी हम वाटर क्या कहाँ से पा सकते हैं? जैसे जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको हम वाटर क्या देते हैं? पानी नहीं देते, पर उनको मिल्क दिया जाता है, और मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही जरूरी नहीं पानी के माध्यम से ही पानी मिले, जो भी तरल भोजन पदार्थ होते हैं उनसे पानी मिल जाता है। पीने का जल है, इससे मिलेगा ही। जितने भी जूसी फ्रूट होते हैं उनसे क्या मिल जाता है? हमको वाटर सप्लाई मिलती है। जल की कमी से वही हो जाएगा डिहाइड्रेशन, जिसको निर्जलीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बैलेंस डाइट, और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या रहेगा? हमारा ये फूड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए संतुलित आहार, अगर हम बोलें कि आप भोजन ले रहे हैं, है ना, अब हम बोल रहे हैं कि हम भोजन ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो हम खाना तो खा रहे हैं, फिर भी हम स्वस्थ नहीं हैं, ठीक, फिर भी हम स्वस्थ नहीं हैं। कोई मोटा है तो कोई बहुत ज़्यादा पतला है, किसी को कोई बीमारी है, तो किसकी वजह से होता है? क्योंकि हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित हो, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जितने भी अगर न्यूट्रिएंट्स अगर सब प्रेजेंट हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बैलेंस डाइट बोला जाता है। उच्च स्तर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। अगर हेल्दी जीवन बिताना है, अगर हेल्दी जीवन बिताना है, अच्छा स्वस्थ जीवन बिताना है, तो संतुलित आहार करना चाहिए। अब प्रतिदिन हमको कितनी औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है, किस आयु, यहाँ पे आयु वर्ग दिया है, यानी किस एज में हमको कितनी कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए अगर 10 से 12 वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो उसको 2000 प्रतिदिन किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अगर 12 से 14 वर्ष है तो उसको 2200 किलो कैलोरी चाहिए, और अगर 14 से 16 वर्ष है तो उसको 2600 किलो कैलोरी चाहिए, 15 से 18 वर्ष है तो उसको 3000 किलो कैलोरी चाहिए, और अगर एडल्ट है तो एडल्ट को 2500 से 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, और अगर बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको फिर से कम यानी 2300 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है।
अब कुछ और हम टर्म पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भोजन की सफाई। भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है, सही बात है। भोजन केवल हमारी सिर्फ भूख को नहीं संतुष्ट करता, यानी सिर्फ भूख नहीं मिटाता है, बल्कि ये बहुत सारी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के लिए क्या करता है, पौष्टिक तत्व भी उपलब्ध कराकर हमें स्वस्थ रखता है। यानी भोजन सिर्फ भूख नहीं मिटाता, ये हमको स्वस्थ रखने का काम करता है, बहुत सारे हमको पौष्टिक तत्व प्रदान करता है। अगर साफ सुथरा भोजन ना हो तो इससे हम लोग क्या होते हैं, इससे हमको फायदे के बदले क्या हो सकता है, हमको नुकसान हो सकता है। इसीलिए भोजन को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। कई प्रकार के जैसे भोजन है, बहुत सारे फूड हैं जिनको हम कच्चा ही खा लेते हैं, जबकि कई सारे फूड होते हैं जिनको हम पकाकर खाते हैं। तो खाना पकाते समय भी हमको जो फूड होते हैं उनको अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए, धुल के यूज करना चाहिए। खाद्य पदार्थों को अधिक देर तक पकाने से उसके जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे कॉमन टर्म हैं जिनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको भी मैं बताते चल रही, ठीक है। इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक। खाद्य परिरक्षक, परिरक्षण का मतलब क्या समझते हैं, उनको कंजर्व रखना, उनको सुरक्षित रखना, ठीक है। तो भोजन की सफाई के बाद उसकी गुणवत्ता को अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए भोजन का क्या किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है, यानी प्रिजर्व रखना। खाद्य परिरक्षण क्या होता है, कहलाता है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये क्या प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत जो भोज्य पदार्थ होते हैं ना, उनको या तो फिजिकल या फिर केमिकल या फिर दोनों के माध्यम से क्या किया जाता है, इनको परिवर्तित कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जिसके कारण ये जो इनकी जो पौष्टिकता है वो लंबे समय तक बनी रहती है, कायम रहती है, और उनका जो जीवन काल है वो भी बढ़ जाता है। यानी कोई चीज़ अगर 2 दिन में खराब होने वाली थी तो उसको अगर प्रिजर्व करके उसको हम 1 मंथ या 15 दिन तक भी रख सकते हैं, ठीक है, ताकि वो जल्दी से नष्ट ना हो, जल्दी से खराब ना हो। अब जो खाद्य परिरक्षण है ये सामान्यतः मतलब इसमें दो जो प्रणाली हैं, दो मेथड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये प्रणाली क्या है, एक है जीवाणुनाशन प्रणाली एवं जीवाणु निष्क्रियण प्रणाली। एक जीवाणुनाशन मतलब क्या है, तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। क्या है, एक प्रणाली है जिसमें बैक्टीरिया को खत्म कर दें, जिसको बोलते हैं जीवाणुनाशन, और एक है जिसमें बैक्टीरिया वायरस को क्या कर दें, इनएक्टिव कर दें। क्या कर दें, इनएक्टिव, यानी उसको नष्ट नहीं करे, वो मरी नहीं है, बस क्या है कुछ समय के लिए इनएक्टिव है, ठीक है। ये दो ही क्या होती है, मेथड होती है। तो जीवाणु निष्क्रियण प्रणाली में जीवाणुओं और इनके एंजाइम को कई तरीकों जैसे लवणन यानी नमक मिला के, शुष्कन यानी सुखा के, निर्जलन यानी उसका जो वाटर है, जो उसका मतलब उसमें जो नमी है उसको सुखाकर, अल्पोपचार, ये इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। नमक के घोल में एवं चीनी के घोल द्वारा खाद्य वस्तुओं का परिरक्षण इसी उदाहरण के द्वारा किया जाता है। जैसे जो अचार बनाते हैं ना, तो देखिए अचार में नमक और तेल डाल दिए तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया वायरस है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाते, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थों में अधिक नमक और चीनी डालकर उनको लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि अधिक नमक और जो चीनी वाले जो पदार्थ होते हैं, यानी जो भी अधिक नमक और चीनी वाले पदार्थ होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए अधिक नमक और अधिक चीनी मिला के उसको परिरक्षित किया जा सकता है। जैसे अचार हो गया, उदाहरण के लिए याद रखिएगा, मुरब्बा है, ठीक है। तो इसमें शक्कर और नमक मिला के ही तो इसको प्रिजर्व किया जाता है। अब खाद्य परिरक्षण में कुछ विधियाँ भी प्रयुक्त होती हैं। एक होता है उच्च ताप उपचार यानी हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उसको अधिक ताप पे गर्म किया जाता है, जिसमें जो अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक होता है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ठीक है। उच्च ताप उपचार मतलब किसी चीज़ को बॉयल करके उसको प्रिजर्व करना। निम्न ताप उपचार मतलब किसी चीज़ को फ्रीज करके, ठीक है, क्या करके, फ्रीज करके। पर इसमें उसमें क्या था, उच्च ताप वाले में यानी किसी चीज़ को अगर बॉयल करते हैं तो उसके बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पर इसमें क्या होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, किसी चीज़ को अगर हम फ्रीज करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो मरते नहीं हैं, बस इनएक्टिव होते हैं। एक हो जाता है पॉस्चराइजेशन, ठीक है, जिसको लुईस पाश्चर ने सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग किया था। इसमें क्या था, निम्न ताप
होल्डिंग विधि, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड से में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक, जबकि उच्च ताप छोटा काल विधि यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में द्रव या दूध को क्या किया था, 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 सेकेंड तक गर्म किया था। ठीक है, इन्होंने ये दो विधि का उपयोग की थी, जिसमें एक में 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक गर्म किया था, दूसरे में 71.7 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 15 सेकंड तक गर्म किया और शीघ्र ही ठंडा कर दिया, तुरंत उसको शीघ्र ही ठंडा कर दिया। इससे दूध में मौजूद सभी जो रोगकारी पैथोजेनिक होते हैं, जितने भी पैथोजन से जीवाणु थे और जो इंडोस्पोर्स थे, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं पॉस्चराइजेशन मेथड। ठीक है, अगला है कैनिंग, डिब्बा बंद। डिब्बा बंद मतलब कि अगर कोई चीज़ को जैसे बोलते हैं ना एयर टाइट डिब्बे में रखो, तो अगर खाद्य सामग्री है भाप द्वारा उच्च ताप 120 से 126 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब लगभग 15 से 90 मिनट तक गर्म करते हैं और उसको डिब्बे में भरकर वायुरोधी रखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। यानी जो एयर टाइट, जिसमें एयर अंदर न जाए, उसमें रखकर उसको सुरक्षित रखा जाता है। डिहाइड्रेशन करके, उसका पानी सुखा करके और हिमीकरण करके, यानी उसको फ्रीज करके भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये सारी क्या थी, ये सारे खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने की मेथड थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पूरा पूरा फूड टॉपिक, जितना भी फूड टॉपिक से जो भी आपका जहाँ जहाँ से भी प्रश्न बन सकते थे, सारी थ्योरी हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर ली है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपको ज़्यादा, इससे आगे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्लास ज़रूर से अच्छे से देखिएगा। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, और वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह ताकि मैं वीडियो और लाती रहूं। और अगर आप, जो मैं एक प्लेलिस्ट अभी मैंने शुरू में भी बताया है कि अगर जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी, अगर आप उसको अच्छे से आपने वीडियो भी देख लिया ना, तो आपका सीटेट आसानी से पार हो जाएगा। साइंस की वजह से आपका सीटेट नहीं रुकेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।